सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीईटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को। ये प्रैक्टिस सेट 3 सब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, एक मैथ्स और रीजनिंग। तो 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के प्रैक्टिस सेट बनाया गया और इस तरह का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। सो पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यानी कि देखिए, इट इज़ बिकमिंग, ये एक हमें पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद ये इसका जो सेंटेंस का बाकी का हिस्सा है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है और उन हिस्से को क्या कर दिया गया, आपस में जंबल कर दिया, मिक्स कर दिया। हमें इन्हें सही क्रम में लगाना ताकि ये सेंटेंस पूरा अपने सही अर्थ में आ जाए। सो इट इज़ बिकमिंग के बाद क्या होगा, बिकमिंग के बाद हमेशा क्या आएगा, जो एडवर्ब इसके लिए यूज़ हुआ है वो आना चाहिए। तो देखिए, एडवर्ब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है क्लियर, वो भी कैसा, इंक्रीजिंगली क्लियर। सो इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट एवरीवन। अब एवरीवन के बाद देखो, या तो ऑफ फ्रीडम आ जाए या हु आ जाए। अब देखो, हु की खासियत क्या होती है कि हु के पहले वो नाउन आता है जिसके लिए हु यूज़ किया गया है। तो वो ये एनीवन है, तो इसका मतलब एनीवन के बाद आ जाएगा हु डेयर्स टू रेज इश्यूज़, और वो इश्यूज़ किसके, ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी इज सीन एज अ थ्रेट। सो ये हो जाएगा, सबसे पहले आएगा P, फिर आएगा R, देन Q। तो PRQ यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फडल। फडल जो होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। अब जो अपसेट है इसका मतलब क्या होता है, परेशान। एप्लीकेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, है ना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लिकेट है ये, व्याख्या करना या फिर समझाना। नॉन प्लस का मतलब भी परेशानी होता है, और रैटल का मतलब होता है खड़खड़ की आवाज़। तो सीधी सी बात है, कन्फ्यूज़न का उल्टा क्या हो जाएगा, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो, यानी कि एक्सप्लिकेट करना, व्याख्या करना। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अगले क्वेश्चन में दिया है हमें, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का बहुत रिच सोर्स, यानी कि जहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अब एंटीसीडेंट का मतलब तो होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब ये कोई पद आया है, इससे पहले आने वाले पद को इस पद का एंटीसीडेंट कहेंगे। तो ये एंटीसीडेंट होगा किसका, इसका। लोड, लोड का मतलब, लोड कहते हैं जैसे कि जो खदान होती है जियोलॉजिकल टर्म में, जहाँ पर जो ओर्स होते हैं, ओर का मतलब होता है जैसे कोई भी मेटल होता है, मेटल अपनी शुद्ध अवस्था में मिलता नहीं है। तो जिस अवस्था में मिलता है अशुद्धियों के साथ, लगभग वो चट्टान के रूप में मिलता है। तो वो अवस्था जिसमें कि उस मेटल की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, उसे कहते हैं ओर। तो जहाँ पर वो ओर इकट्ठा रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ओर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोड। नॉड, नॉड का मतलब होता है नॉड का मतलब होता है गांठ। और प्रोविनियंस का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोड, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्या, ओर या मेटल। और वही कह रहा है अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है और हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ओल्ड में हमें मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी दी है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी अगर हमें दी हुई है तो ध्यान रखना उसके बाद बी ज़रूर लगा होता है। तो देखिए, पहली बात तो इसमें मस्ट है ही नहीं, इसमें भी मस्ट नहीं है, इसमें भी मस्ट नहीं है, इसमें आया है मस्ट भी। और फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो, किसके बारे में की गई ये बात, दी ओल्ड के बारे में, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए, तो ये आ गया दी ऑब्जेक्ट। देन हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी, उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो टेकन केयर ऑफ, तो टेकन केयर ऑफ बाय हु, बाय अस। तो ये इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सेंटेंस दिया है और उसके 4 पार्ट किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का मतलब अगर कोई एरर नहीं है। तो हमें इन तीनों पार्ट्स में, जो कि एक सेंटेंस है, हमें दिखाना है, हमें ये देखना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो सेंटेंस है, आई आस्क्ड 2 पर्सन द वे टू द स्कूल बट नीदर ऑफ देम न्यू इट। न्यू का मतलब हो जाएगा KNEW, तो कोई भी इनमें से जानता नहीं था, इसका मतलब ये हो गया। तो इसमें हमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अब यहाँ से क्वेश्चन जो है मैथ के शुरू हो जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या में बतानी है जो 12 से 15 से और 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वो संख्या निकालनी होगी जो इन तीनों से कट जाती हो, यानी वो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5 और 18 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3 गुणा 3, अलग लिख दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे सेम सेम लिख जाए। तो देखो जो सब में कॉमन है, एक तो 3 हो गया, जो 2 में कॉमन है वो 2 है। अब जो बच गया उसे लिख लो। एक तो बच गया हमारा 2, एक बच गया हमारा 3, एक बच गया हमारा 5। तो 2 3 6 दूनी 12 3 36 पंजे 180। 180 हो गया इसका एलसीएम। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है, तो 10,000 हो गई। और 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो 180 पंजे हो जाएगा 900, घटेगा 100, फिर 180 पंजे 900 बच जाएगा 100। अब देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, 5 अंकों की लिखनी है, जैसे ही इसमें से 10,000 में से आप एक भी कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9,999, यानी 4 अंकों की संख्या। तो सीधी सी बात है, अगर हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो हमें इससे आगे जाना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐड करना पड़ेगा। चाहे एक ऐड करें या कुछ भी ऐड करें, पर कम से कम एक तो ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन हम भाग कर रहे हैं 180 से और हमें एंड में रिमाइंडर मिल गया है 100। अगर ये 180 होता तो ये 180 से कट जाता, और कम कितना रह गया, ये 80 कम रह गया, यानी कि इसमें 80 और जुड़ जाता तो ये संख्या 180 से पूरी पूरी कट जाती, यानी कि इन तीनों से पूरी पूरी कट जाती। तो आपको क्या करना है, इस 10,000 में आप 80 जोड़ लीजिए, तो 10,080 आपका सही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। सबसे पहले 25% का मतलब कितना होता है, हम ये लिख लेते हैं। 25% का मतलब है 1/4। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 4 है और एक किसी को दे देते हो तो आपने 25% दे दिया, यानी 4 में से एक जो होता है वो 25% होता है। यदि वह नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है, 8% का मतलब क्या है, 2/25, यानी 25 में से 2 कितना होता है, 8% होता है। तो बताइए कि वह कितना लाभ प्रतिशत अर्जित करता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य, MP यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, जो उसने अंकित किया है ना, वो जो अंकित करता है 25% अधिक, और SP हो गया सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य। अब वो 25% अधिक अंकित करता है का मतलब ये है कि अगर वो 4 रुपये की खरीदता है तो 1 रुपये ज़्यादा छाप देता है। 4 रुपये की से कोई चीज़ पड़ी तो उसने 5 रुपये छाप दिए, एक ज़्यादा का मतलब 5 रुपये हो गए। और कह रहा है कि नगद भुगतान पर 25% 8% की छूट देता है। 8% का मतलब ये है कि अगर 25 रुपये की चीज़ है वो, तो 2 रुपये की छूट दे देता है। तो MP यानी कि 25 हो गया। भाई वो छूट किस पे देगा, छूट हमेशा MP पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो ये 25 हुआ तो 2 कम यानी कि 23 रुपये की बेच देगा। अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे MP 25 है और यहाँ पे कितना है, एक जगह 5 एक जगह 25 है, तो हम इसे 25 बना लेते हैं। और देखिए क्योंकि आनुपातिक है तो हम हमेशा गुणा ही कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे भाग करूँगा तो 23 को 5 से भाग करूँगा, दशमलव में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि इन्हें 5 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करने पर ये 5 पंजे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पंजे 20। तो ये हिसाब बैठ जाएगा, 20 रुपये की खरीद, 25 रुपये छापा, 23 रुपये बेच दिया। तो कह रहा है कि कितना लाभ अर्जित करता है। अब आप मुझे बताइए, 23 रुपये की उसने बेच दी पर खरीदी तो 20 की थी, तो 3 रुपये का लाभ हो गया उसे किस पे, 20 रुपये पे। 1/20 का मतलब होता है, 1/20 का मतलब होता है 5%। तो 3/20 का मतलब हो जाएगा 15%, यानी कि उसे 15% का लाभ हो जाएगा ओवरऑल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इस 1/2 को अगर हम देखें तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 - 1/2।
ऐसे 1/6 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 माइनस 1/3। देखो होगा क्या, जब 2 में से 2 एकम 2 और 1 एकम 1 और बटे 2 एकम 2, इनकी गुणा की, इनकी गुणा की, इनकी गुणा की। अब जो 2 में से 1 गया तो बचा 1 बटे में 2। ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6। 3 में से 2 गया बचा 1 बटे 6। ठीक है, फ़र्क क्या है, सब में अंतर जो है 1 का आ रहा है। नीचे गुणनखंड भी कैसे आएंगे, 1 के अंतर वाले। तो 3 के बाद अगला क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही प्लस 1/4 माइनस 1/5। इस तरह से ये 132 तक जाएगा, यानी कि 1/11 माइनस 1/12। अब क्या होगा कि इस वाले माइनस 1/2 से ये कट जाएगा, 1/3 से ये कट जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का है। इस तरह से कटते कटते यहाँ तक कट जाएगा। तो हमारे पास एक तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह जाएगा एंड में माइनस 1/12। तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 12 एकम 12, इनकी गुणा करेंगे माइनस 1/12 और 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11/12। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, पहले देखना है, जैसे कि 1/2 है तो ये हो जाएगा इतना, और लास्ट वाले को देखो किन लगातार संख्या को गुणा करके आता है इतना। तो इस पहले वाले को लो 1 और इस लास्ट वाले को लो और घटा दो। ठीक है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12 माइनस 1 एकम 1 बटे में 12 एकम 12। 12 में से 1 गया बचा 11/12। ठीक है, तो 11/12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी भाग विधि में भाज्य इतना है, ऊपर से नीचे क्रमिक शेषफल ये है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए भाज्य है 32, 56, 78, इसको भाग किया गया है। जब पहली बार यहाँ पे भाग दिया तो कोई संख्या लिखी होगी और घटा कर क्या आ गया हमारे पास 196। अब देखिए, अगर मैं 325 ले लेता, यानी 3 ही अंक ले रहा होता, 325 लेता, इसमें से 196 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, 1, 129। यानी कि 325 में 129 घटाएंगे तब 196 बचेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 125 हम ले नहीं सकते 129, क्योंकि हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा, और शेषफल कभी भी इससे बड़ा आएगा नहीं। ठीक है, भाजक से बड़ा नहीं आता, और यहाँ पे जो आएगा उसका पहाड़ा ही आएगा। समझ में आ रही नहीं बात। जैसे 3 का पहाड़ा मैंने 5 पढ़ा, तो 3 एकम 3 आ गया, 3 एकम 3। तो ये जो है ना, हमेशा इस वाली संख्या से बड़ा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 25 होता और आप 3 अट्ठे 24 लिख देते, तो यहाँ पर कितना आता 1। तो ये तो देखो हमेशा बड़ा ही आता रहेगा ना। शेषफल तो इससे छोटा होता है, लेकिन पहाड़ा तो 3 से बड़ा पढ़ सकते हैं हम, 2 बार पढ़ सकते हैं, 9 बार, 10 बार, कितनी बार पढ़ सकते हैं। तो सीधी सी बात ये छोटा होगा। तो इसका मतलब 4 डिजिट लिए गए होंगे। 4 डिजिट में जब 196 बच रहा होगा तो यहाँ पे संख्या क्या रही होगी, यहाँ पे संख्या रही होगी 3060। 3060 जब इसमें से घटाएंगे तो 196 बचेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 उतार लेंगे, और फिर शेषफल कितना बता रहा है 437। अगर यहाँ 437 बच रहा है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 1530। ठीक है, 1530 रहा होगा। फिर क्या करेंगे हम, ये 8 उतार लेंगे, और शेषफल कितना बच रहा है 553 घटाने के बाद। तो 553 जो बच रहा होगा वो तब बच रहा होगा जब यहाँ पे क्या रहा होगा 3825। तो अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट देगी। तो इनका ले लेंगे हम HCF, जो आ जाएगा 765, क्योंकि इन सब संख्याओं से ये कटता नहीं है। 765 से आपका 3060 भी कटता होगा, क्योंकि देखो 3060 उसके पहाड़े में आ रहा होगा, 1530 उसके पहाड़े में आ रहा होगा, और 3825 उसके पहाड़े में आ रहा होगा। तो ऐसी एक ही संख्या है यहाँ पर 765। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ 4 बार पहाड़ा पड़ा जाएगा, यहाँ 3 बार पढ़ा जाएगा, और यहाँ पढ़ा जाएगा 5 बार, सॉरी यहाँ 2 बार पढ़ा जाएगा। और ये हो गया 3825, ये तीनों 765 के पहाड़े में आते हैं। तो ऑप्शन है आपका सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। देखिए, ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। सबसे पहले इनका अनुपात लिख लेते हैं। ये प्रेजेंट है
10 साल पहले, यहाँ पे 10 साल पहले, 10 साल माइनस कर दो और इधर कर दो 10 साल प्लस 10 साल बाद, पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, यानी पुत्र की अगर 1 रही होगी तो पिता की कितनी थी, 3 थी। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी हो गई, यानी कि अगर पुत्र की 1 है तो ये हो गई 2। तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, ठीक है, ये अनुपात ऐसे लिखा जाएगा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे इनका अंतर कितना है, 2 साल, और यहाँ पे अंतर कितना है, 1 साल। ऐसे में अंतर कितना है, 1, और ऐसे में अंतर कितना है, 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से इन अनुपातों को लिखना है कि ये और ये दोनों ही अंतर कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये वाले अनुपात बराबर करने हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये वाला अंतर 2 है और ये वाला अंतर 1 है। तो आप 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, 2 की गुणा करके, यानी इन अनुपातों में अगर आप 2 की गुणा कर देंगे तो अंतर 2 का हो जाएगा। तो जब 2 की गुणा करेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:2। अब देखिए अंतर कितना हो गया, 2 का हो गया। यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ देखिए अंतर 1 से 2 हो गया तो अंतर 1 का है। यहाँ पे देखिए 3 से कितना हो गया, 4 हो गया, अंतर 1 का है। अब ये सारे अंतर बराबर हो गए, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका है, ये आयु का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 साल ये, 10 साल ये, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 साल का डिफरेंस है। हमारे हिसाब से 1 का है और वैसे 20 का है, तो यानी कि सारी चीज़ें 20 गुनी है। तो जो पहले 3 था और 1 था, और अब जो 4 है और 2 है, इसमें हमें क्या कर लेंगे, 20 की गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 60, 20, 80, 40। यानी 10 साल पहले उनकी एज थी 60-20, और अब 10 साल बाद उनकी हो जाएगी एज 80-40। लेकिन यहाँ जो वर्तमान है, सीधी सी बात है, इस वाली एज से 10 कम और इन वाली से 10 से ज़्यादा होगी। तो अगर 10 साल पहले 60 थी पिता की उम्र, तो अब 70 होगी, और लड़के की 20 थी तो अब कितनी होगी, 30। तो कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, तो इस अनुपात में होगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7:3। ये आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी रीजनिंग। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिश को MLIFPE लिखा जाता है तो DIG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा P है ये हमारा 16 पोजीशन पर होता है, O होता है हमारा 15 पोजीशन पर, L होता है हमारा 12 पोजीशन पर, I होता है हमारा 9 पोजीशन पर, S होता है 19 पर, और H होता है हमारा 8 पर। अगर M देखें तो M होता है हमारा 13 पे, L होता है हमारा 12 पे, I होता है हमारा 9 पे, F होता है हमारा 6 पे, P होता है हमारा 16 पे, और E होता है हमारा 5 पे। अब देखिए ज़रा, 16 की जगह क्या आ गया, 13, यानी कि -3। 15 की जगह क्या आ गया, 12, यहाँ भी -3। 12 की जगह आ गया 9, यहाँ भी -3। 9 की जगह आया 6, -3। 19 की जगह आया 16, ये भी -3। और 8 की जगह आ गया 5, यहाँ भी -3। यानी कि हर एक में कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो जो हमारा D है ये होता है नंबर 4 पर, I होता है हमारा 9 पर, और G होता है हमारा 7 पे, ठीक है। तो 3 कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4। तो आपका 1 पर होता है A, 6 पर होता है आपका F, और 4 पर होता है आपका D। AFD आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है, 36 के बाद 34, यानी कि -2, फिर 23 -4, फिर 28 -2, फिर 24 -4। तो -2 -4 इस तरह से हो रहा था, यहाँ पर -2 होना चाहिए, तो 24 में से 2 जाएंगे तो बचेगा क्या, 22। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अब कह रहा है अगर अदालत को न्याय कहा जाए या अदालत के लिए न्याय लिखा जाए तो विद्यालय के लिए क्या होगा। तो विद्यालय में हमें क्या मिलता है, देखो अदालत में हमें न्याय मिलता है, तो विद्यालय में मिलती है हमें शिक्षा, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है कुछ ड्रग्स दवाइयाँ हैं और कोई भी दवाई उपचार नहीं है। तो कुछ ड्रग्स पे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया ये ड्रग्स हैं, इसको ड लिख दिया और दवाइयाँ भी लिख दिया द। तो ये जो कुछ ड्रग्स जो है ये क्या हो गई, हमारी दवाइयाँ हो गई। अच्छा, कोई भी दवाई उपचार नहीं है। अब देखो उपचार जो है इस वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ भी हो सकता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए, हो सकता है पूरा का पूरा वो बाहर। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि पूरा का पूरा ड्रग्स में आ जाए, हो सकता है पूरा वो आधा ड्रग्स में आए, और हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बाहर आ जाए। लेकिन ये है कि इसमें नहीं आएगा दवाइयों में, क्योंकि कोई भी दवाई उपचार है नहीं। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी उपचार ड्रग्स हैं। देखिए सभी उपचार ड्रग्स हैं, इसकी संभावना है। तो देखिए 3 संभावना है हमारे पास, या तो सारे के सारे बाहर हो, कोई भी ड्रग्स ना हो, आधे ड्रग्स हो या सारे ड्रग्स हो। तो सभी उपचार ड्रग्स हैं, इसकी पॉसिबिलिटी तो है। सभी ड्रग्स कभी भी उपचार नहीं हो सकते। देखिए हाँ, सभी ड्रग्स तो कभी उपचार हो ही नहीं सकते, क्योंकि सारे के सारे ड्रग्स अगर उपचार हो गए तो उसमें ये वाले भी आ जाएंगे। देखिए 2 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे तो ड्रग्स कभी भी उपचार हो ही नहीं सकते। कुछ ड्रग्स तो दवाइयाँ हैं, तो वो वाला हिस्सा तो उपचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि दवाइयाँ उपचार नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन 2 ही सही है, क्योंकि इनकी तो ये तो संभावना वाली बात हो गई, लेकिन ये तो पक्का निश्चित है। तो ऑप्शन डी हम सही लगा लें। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ये पहले इस तरह से था, फिर ये ऐसे झुक गया, फिर ऐसे हो गया। तो सीधी सी बात है कि अब ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है सिर्फ इसमें। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो अगर हम इनको भी देखें तो देखिए ये पहले बाहर है, फिर एक लेफ्ट चला गया, फिर एक लेफ्ट चला गया, फिर एक और लेफ्ट आता तो ट्राइंगल बाहर आएगा। तो उस हिसाब से भी ये सही है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 5 नगर हैं P, Q, R, S तथा T। इसमें रहने वाले व्यक्तियों में से कुछ लोग फिल्में देखते हैं। ठीक है, तो फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण किया गया और जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका संक्षिप्त विवरण है वो नीचे दिया गया है। अब जो सारणी यहाँ पर है, एक सारणी 1 में स्तंभ में उस फिल्म देखने वाले या उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो केवल एक फिल्म देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हफ्ते में केवल एक फिल्म देखते हैं, केवल एक फिल्म देखते हैं, उनकी संख्या का प्रतिशत दिया गया है। जबकि स्तंभ 2 में उन फिल्म देखने वालों की कुल संख्या दी गई है जो एक सप्ताह में 2 या इससे अधिक फिल्म देखते हैं। तो कुल मिला के क्या किया गया, PQRS 5 नगर लिए, उनमें जिनको फिल्म देखने की आदत है ऐसे लोगों की संख्या लिखी गई, और फिर जो हफ्ते में एक फिल्म देखते हैं उस संख्या का जो टोटल प्रतिशत है वो लिखा गया सारणी 1 में, और जो 2 या 2 से ज़्यादा फिल्म देखते हैं हफ्ते में उनकी संख्या दे दी गई टेबल 2 में। तो ये प्रतिशत वैल्यू यानी ये 60% है, ये 20% है, ये 85% है, 55% है, ये 75% है। अब वो कह रहा है कि नगर R में देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो ये पहला सवाल है, 16 से 20 तक यानी 5 सवाल इसी टेबल पे हुए। तो वो कह रहा है कि R में कितने लोग ऐसे हैं जो केवल एक फिल्म देखते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं R के बारे में, इसको समझते हैं। 85% लोग हैं जो एक फिल्म देखते हैं और 24,000 लोग हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा फिल्म देखते हैं। ये प्रतिशत जो है टोटल नगर का नहीं है, उन लोगों का है जो फिल्म देखते हैं, जिन्हें फिल्म देखने की आदत है। अब 85% का मतलब क्या होता है, 17/20, 17/20 ये होता है 85%। तो 24,000 जो हैं वो ऐसे हैं जो फिल्म 2 या 2 से ज़्यादा देखते हैं हफ्ते में। 20 में से 17 लोग ऐसे हैं जो एक ही फिल्म देखते हैं। तो 3 लोग ऐसे होंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा फिल्म देखते होंगे हमारे हिसाब से, लेकिन हमें दे रखा है कि 24,000 है। तो ये जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 24,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर होगा, 3 × 8 = 24, 8,000 के बराबर। फिर वो कह रहा है कि 85% लोग देखते हैं एक फिल्म, हफ्ते में एक फिल्म, और ऐसे 17 लोग हुए। 85% का मतलब है 20 में से 17। अब 1 की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 के 17 गुना। तो 3 0 तो ये है और 17 8 हो गए 136। तो 1,36,000 लोग ऐसे हैं जो नगर R में
सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। अब देखो, क्योंकि हमें एक फिल्म देखने वालों को प्रतिशत दिया हुआ है, संख्या नहीं दी गई, तो संख्या में ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे P, ये हो गया Q, R, S और T। इसमें से R की संख्या अभी अभी हमने निकाली 1,36,000। बाकी हम इन चारों के निकाल लेते हैं और उसके आधार पर हम बता देंगे कि किस नगर में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। अब देखिए जरा 60% के बारे में बात कर लेते हैं, यानी नगर P के बारे में। 60% का मतलब ये है 3/5। 5 में से 3 जो होते हैं 60% होते हैं। ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है इनकी, भिन्नात्मक रूप यानी कि। अब 3 लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं, 5 लोग टोटल हैं, तो 2 लोग ऐसे हुए भैया जो 2 या 2 से ज़्यादा फिल्म देखते होंगे हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितने 24,000। तो 2 हो गया 24,000 के बराबर, 1 हो गया इसका आधा यानी 12,000 के बराबर, और हमें निकालना है ये, यानी कि हमें निकालना है सप्ताह में एक फिल्म देखने वालों की संख्या। तो सप्ताह में एक फिल्म कितने लोग देखते हैं, 3 देखते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 अगर 12,000 के बराबर है तो 1 अगर 12,000 के बराबर है तो 3 हो जाएगा 12 3 36,000 के बराबर, यानी P में कुल 36,000 लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। अब Q के बारे में देख लेते हैं। Q दे रखा है हमें 20%, यानी एक फिल्म देखने वालों की संख्या है 20%। 20% होता है हमारा 1/5 के बराबर। अब एक देखता है एक फिल्म, 5 टोटल है, तो 2 या 2 से ज़्यादा फिल्म देखेंगे 4 लोग, और 4 लोग किसके बराबर दे रखे हैं हमें 30,000 के। 4 लोग दे रखे हैं 30,000 के, और हमें कितना निकालना है 1, यानी कि जो एक फिल्म देखता है। तो 1 निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 7,500, यानी कि 7,500 लोग नगर Q में ऐसे हैं जो सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं। अब क्योंकि R का हम निकाल चुके हैं तो अब देखेंगे हम S को, या 55% का मतलब हो गया कि 11/20। 20 में से 11 लोग एक फिल्म देखते हैं, तो 9 लोग देखते होंगे 2 या 2 से ज़्यादा फिल्म हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से 9 कितना है 27,000 के बराबर है। तो 9 बराबर हो गया 27,000, ये कितना हो जाएगा 9 से 27 यानी 3,000 के बराबर। और हमें निकालना है एक फिल्म देखने वाले की संख्या जो कि 11 है, तो 11 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 3 33,000। तो 33,000 लोग ऐसे हैं जो नगर S में सिर्फ एक फिल्म देखते हैं। T के बारे में बात कर लेते हैं। 75% यानी 3/4, तो 3 लोग देखते हैं एक फिल्म, 4 लोग टोटल है, तो एक से ज़्यादा फिल्म देखते होंगे एक लोग, और ये कितने बराबर आ रहा है 80,000 के। 1 बराबर 80,000 है, तो 3 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें निकालना है वो जो एक फिल्म देखते हैं, तो वो 3 है। 3 गुना हो जाएगा 80,000 का, तो ये हो जाएगा 2,40,000। 2,40,000। अब वो कह रहा है कि किस नगर में सबसे ज़्यादा फिल्म देखते हैं, यानी एक फिल्म देखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखो वो कितना है 2,40,000 है, इसके अलावा 1,36,000 है, सबसे बड़ी संख्या होगी 2,40,000 जो किसमें नगर T में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। अच्छा, हमने देखा था नगर T में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम देख लेते हैं पिछली स्लाइड में, सबसे कम है 7,500, यानी नगर Q में सबसे कम लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन नगरों में किस नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, यानी फिल्म देखने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। फिर पुरानी स्लाइड को देख लेते हैं। देखिए 36,000 ये हैं और 24,000 ये हैं, तो P में टोटल कितने हो गए 60,000 लोग फिल्म देखने वाले। 7,500 ये हैं और 30,000 ये हैं, तो Q में कितने हो गए 37,500। और ऐसे भी देख लेते हैं हम 2,40,000, जब यही सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें, और 1,36,000 ये है, अगर इसमें हम 24,000 जोड़ भी देंगे तो ये 1,60,000 होगा, और इस 2,40,000 में हमें कितने जोड़ दें 80,000। तो देखो ये संख्या एक फिल्म देखने वालों की है, ये संख्या तो ये 2 से ज़्यादा फिल्म देखने वालों की है।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा ना, तो मैं वही करता हूँ। तो 2,40,000 में 80,000 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3,20,000, 3,20,000। यह है 1,60,000, एक जीरो कम लिख दी, और यह है 3,20,000। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसमें? टी में, नगर टी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। टी में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फिल्में देखने का शौक रखते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे सब नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं। तो फिर हमें वही स्लाइड यूज़ करनी पड़ेगी, इन्हें सबको जोड़ना होगा। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें कितने आए थे हमारे, इसमें आए थे हमारे 36,000, यहाँ आए थे हमारे 7,500, इसमें आए थे हमारे 1,36,000, इसमें आए थे हमारे कितने 33,000। अभी हमने जो सॉल्व किया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ आए थे 2,40,000। ठीक है, ये सारे वैल्यू बिल्कुल ठीक है। इन्हें जोड़ देते हैं, इन्हें जोड़ दें तो हो गए 500, तो ये एक आ गए सीधे सीधे। फिर है 3 6 9, 9 6 15 7, 22 का 2, ठीक है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 15 का 1, और 2 और 1 3 और 1 4, तो 4,52,500 हो जाएंगे ये। यानी कि कुल मिलाकर सभी नगरों में ऐसे लोग जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हुए हैं 4,52,500। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है और यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियों के पूरे साल का वार्षिक उत्पादन दिया हुआ है स्कूटर्स का, जो कि हज़ारों में दिया गया है। यानी कि जैसे कि 1985 में अगर हम फैक्ट्री पी की बात करें तो यहाँ 20,000 स्कूटरों का उत्पादन हुआ, क्यू में हुआ है 16,000 का, आर में 14, एस में 25 और टी में 40। तो पूरे इन सभी 5 फैक्ट्रियों में 1985 में टोटल जो हुआ है 115,000 स्कूटरों का उत्पादन हुआ है। ऐसे 1986 में इतने इतने हुए और ये 108 इसका टोटल हो गया 108,000। ध्यान रखना है सुविधा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आगे पूछा जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इन 5 साल में पी में कितने स्कूटर का उत्पादन हुआ, क्यू में कितना हुआ, आर में कितना हुआ, एस में कितना हुआ, टी में कितना हुआ और इन सब में टोटल कितना हुआ वो मैंने सब निकाल दिया। अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें इस पे आधारित जो पहला सवाल है, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 1989 के समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर। अब देखिए टोटल तो इतना है और हमें क्योंकि औसत निकालना है पूरा 1985 से 89 में कुल ही जितने सभी फैक्ट्रियों में स्कूटरों का उत्पादन हुआ है, सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों के उत्पादन का निकालना है। तो देखो सारा टोटल ये है। औसत कितना होता है? औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब योग तो है 575,000, 575,000। संख्या कितनी है? संख्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 साल का है। तो 5 साल का निकालेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 का 5 और 5 5, ठीक है, 115,000। यानी कि 115,000 जो है इन सभी 5 सालों में सभी फैक्ट्रियों में जो स्कूटरों का उत्पादन हुआ है उसका औसत आ गया। वो कह रहा है कि किस वर्ष में जो उत्पादन हुआ है वो इस औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर है, यानी कि 115 के बराबर है। तो 115 के बराबर कौन सा? ये हमारा पहला वाला, यानी कि 1985 में हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, पहले औसत निकाल लिया और औसत को ही चेक करना है कि किसके बराबर है। अगले पार्ट में हमें पूछा गया है कि 1988 की तुलना में किस फैक्ट्री या फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। अब 25% की कमी प्रदर्शित करने का मतलब यह है 25% होता है हमारा 1/4। इसका मतलब यह है कि अगर टोटल 4 है तो 4 में से 1 जो होगा कितना होगा? 25%। 4 में से 1 कितना होगा? 25% होगा। तो यानी अगर टोटल 4 है और उसमें 25% की कमी हुई है तो कितने की कमी होगी? 1। तो कितना रह जाएगा? 3। यानी कि अगर वो 4 था तो रह जाएगा भैया 3। तो वो कह रहा है कि इतनी कमी हुई है, यानी कि 1988 में रहा होगा वो 4 और 1989 में रह जाएगा वो 3। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जिसका पहाड़ा 4 बार 1988 में दिखे और 3 बार 1989 में दिखे तो वही आंसर है। तो देख लेते हैं 88 89 में 13 17, तो देखिए 4 और 3 के पहाड़े में ही नहीं आते। यहाँ देखिए 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, एक तो ये हो गया। 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये भी सही है। 3 चौक 12, लेकिन 3 पंजे 15 होता है, ये नहीं है। तो ये 4 के पहाड़े में ही नहीं आता, तो ये भी नहीं। तो 2 ऑप्शन सही है हमारे, यानी कि क्यू और आर में 1988 की तुलना में 89 में क्या हुआ? स्कूटर के उत्पादन में 25% की कमी हो गई।
आंसर हो जाएगा Q और R यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का 1985 में पी में कितने स्कूटरों का उत्पादन हुआ? 20 का। और फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात क्या था? टी में हुए 40, तो 20 से कट जाएंगे तो 1/2 यानी 1:2 का अनुपात है। तो ये है हमारा ऑप्शन बी कर लेते हैं। ये 1:3 ना होकर 1:2 होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, टी में 20,000 का हुआ और टी में 40,000 हुआ 1985 में, अनुपात आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस वर्ष में स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था? तो देखिए सर्वाधिक कहाँ है, 149,000, और किस वर्ष में हुआ है? 1987। देखिए यहाँ पे 108 का हुआ, 115 का हुआ, 102 का हुआ, 101 का हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ 149 का, यानी 1987। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से 89 में हुए स्कूटरों के उत्पादन का 20% था। तो कुल उत्पादन तो 575 है हमारा। कुल उत्पादन कितना है? 575। इसका 20% निकालने का मतलब है 1/5। 20% क्या है? 1/5, तो 1/5 निकाल लीजिए। तो फिर 5 से भाग हो गया, 115 आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह होगी, वहाँ पे औसत निकाला था। तो इत्तेफाक से संख्या भी 5 है। टोटल कितने हैं? 5 ही वर्ष हैं, और 20% में भी 5 से ही भाग कर रहे होते हैं। तो ये 115 ही आ गया। 115 किस साल में हुआ है? 1985 में, यानी पहले क्वेश्चन की तरह इसका भी आंसर 1985 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब यहाँ पर हमें एक दंड आरेख दिया है, बार ग्राफ दिया है, जो 2000 से लेकर 2005 तक की बिक्री का विश्लेषण करता है किसी कंपनी का। तो किसी कंपनी में 2000 में कितनी बिक्री हुई, 1, 2, 3, 4, 5 इन अलग अलग सालों में कितनी बिक्री हुई, ये बार ग्राफ से पता चल रहा है। और ये जो बिक्री हमें दिखाई दे रही है इधर इस साइड में, ये कैसी है? हज़ारों में, यानी 300,000, 310,000, 320,000। तो कह रहा है 2004 में जो बिक्री हुई है 2002 की बिक्री का कितने प्रतिशत है? 2004 ये हो गया और 2002 हो गया ये। तो देखिए 2004 में कितना हुआ, यहाँ देखिए आप 440, और 2002 में हुआ है 400। तो जिसका पूछा है 2002 का पूछा है तो वो बटे में रहेगा, और 2004 में हुए थे 440। तो बटे में अगर 100 हो जाए तो उतनी प्रतिशत होता है। तो इसे मैं 4 से भाग कर देता हूँ, 4 एकम 4 और 2 0 यानी 100, और ऊपर हो जाएगा 110, यानी ये 110% है। वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत है? 110, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है? अब देखो कमी का मतलब है जब ग्राफ नीचे की तरफ जाए तो इसका मतलब कमी हुई है। ऐसा केवल 2 बार हुआ है, एक तो यहाँ हुआ है और एक हुआ है यहाँ पे। इन 2 सालों में यानी 2005 में और 2001 में कमी देखी गई बिक्री में। यहाँ पे हुई 340 से 320 यानी -20 हुआ, और यहाँ पर हुआ है हमारा 440 से, देखिए 440 से और 400 है, तो 400 हो गया यानी कि -40 हुआ है। तो ज़्यादा कमी यहाँ पे देखी गई है, यानी कि वर्ष 2005 में। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला देखते हैं 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि की कितनी अधिक है? ठीक है, 2003 कहाँ पर है? ये रहा। 2001 कितना है? यहाँ पर है। तो फर्क यहाँ पे देखिए, ये 320,000 है, यहाँ पे देखिए ये कितना है? 420 है। ठीक है, थोड़ा नीचे लगा दीजिए, ये इतना है 420। तो फर्क कितने का आया? 100,000 का, यानी कि हम कह सकते हैं 1 लाख। 1 लाख का अंतर है, 1 लाख अधिक है। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री की कितने गुना है? 2001 में कितनी बिक्री हुई है? 320। 2002 में कितनी बिक्री हुई है? 400। तो जिसकी पूछी है 2002 की पूछी है ना, तो जिसकी पूछी है उसके बटे पे रखिए, दूसरा रहेगा गुणा में यानी अंश में। 0 से 0 काटिए, 4 × 32, 8/10 हो जाएगा, यानी कि 0.8 गुना। 0.8 गुना मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखिए वृद्धि हुई है, एक तो यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर तो देखो हमें पहले ही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है ना, 320 से एकदम से 400 हो गया, 80 की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखो 400 से 420 हुआ, 20 की हुई। यहाँ पर 420 से 440 हुआ, 20 की हुई।
लेकिन क्योंकि वृद्धि प्रतिशत में पूछी गई है तो फर्क यहाँ पर कौन डालेगा, ये किस पे वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर ये 20 किस में बढ़ा, ये 20 बढ़ा 400 पे, और ये वाला 20 किस पे बढ़ा, ये बढ़ा 420 पे। तो बताइए कम कौन सा होगा। जब 20 को 4 में बांटा, 400 में बांटा, या 20 को 420 में बांटा, तो कम मिलेगा जब 420 में बांटा होगा। देखिए कोई 20 चीज़ है आपके पास, 20,000 रुपये हैं, 400 लोगों में बांट दिए, और यहाँ पे 20,000 रुपये आपने 420 लोगों में बांट दिए, तो किसको ज़्यादा मिलेगा, इनको ज़्यादा मिलेगा, इनको कम मिलेगा। हमसे पूछा गया कम वाला, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2004, ऑप्शन डी। तो ये था हमारा पहला सेट। इस तरह के और सेट के साथ हम आगे की वीडियोज़ में आपके सामने आएंगे। तो अगर कोई सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा नहीं भी हो सका तो हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई ज़रूर